नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। इन भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक 12th भौतिक विज्ञान के अध्याय प्रथम का टॉपिक कूलाम का नियम रहेगा। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली, राजस्थान। मैं कूलाम के नियम की चर्चा करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के रूप में हमने एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो कांच की छड़ पर धनावेश उपस्थित हुआ। फिर दूसरी कांच की छड़ को फिर रेशम के कपड़े से रगड़ने पर वो भी धनावेशित हो जाती है। और हमने देखा कि जब दोनों धनावेशित कांच की छड़ों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो वो परस्पर प्रतिकर्षित करती हैं। इसी प्रकार हमने एबेनॉइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पाया था कि एबेनॉइट की छड़ पर ऋणावेश उपस्थित हो जाता है। दो ऋणावेश की एबेनॉइट की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी। फिर हमने धनावेशित कांच की छड़ और ऋणावेशित एबेनॉइट की छड़ को समीप लाते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेती हैं, अर्थात आकर्षित करती हैं। तो यह कहा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल विद्युत बल है क्योंकि यह आवेशों के मध्य बल है और इस बल का मान निर्वात में भी और अन्य माध्यम में भी लागू रहता है। अर्थात कूलाम का जो नियम है ये निर्वात व अन्य सभी प्रकार के माध्यम में लागू होता है। हम कूलाम के नियम की चर्चा करेंगे। इसके लिए हम कूलाम के नियम की कुछ आवश्यक शर्त की बात करेंगे। आवश्यक शर्त का मतलब कि कूलाम का नियम कहाँ लागू होगा और कहाँ लागू नहीं होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। सर्वप्रथम शर्त यही है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। अब बिंदु आवेश होते क्या हैं? मान लीजिए हम बिंदु आवेश को पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक आवेशित कोई भी वस्तु है A और एक ये आवेशित वस्तु है B। इनका कोई ना कोई आकार होगा, निश्चित आकार होगा। इन दोनों के मध्य कूलाम का बल काम करेगा या नहीं, इसके लिए हम इन दोनों के मध्य दूरी की बात करेंगे। ये दूरी है r। ये बिंदु आवेश उसी समय कहलाएंगे जब दोनों आवेशों के मध्य दूरी यानी r का मान इनके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इन दोनों A और B दोनों के मध्य की दूरी की तुलना में इन वस्तुओं का आकार नगण्य हो तो ये दोनों बिंदु आवेशित वस्तु कहलाएंगी। यानी वस्तु का आकार उन दोनों आवेशित वस्तुओं के मध्य दूरी की तुलना में नगण्य होना चाहिए। तो ये दो आवेशित पिंड हैं, ये बिंदु आवेश की तरह काम करेंगे और बिंदु आवेश की तरह काम करेंगे तो कूलाम का नियम लगेगा। दूसरा है आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। इसका सिंपल सा अर्थ है कि आवेश गतिशील अवस्था में नहीं होने चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए? रुके हुए होने चाहिए, दोनों स्थिर अवस्था में हों। अगर गतिशील अवस्था में होंगे तो इनके मध्य अन्य प्रकार के बल भी कार्य करेंगे। अकेला कूलाम के बल से इनके मध्य बल को नहीं ज्ञात किया जा सकता। यानी जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा तो विद्युत धारा बहेगी और विद्युत धारा जब किसी चालक में से प्रवाहित होती है
तो हम अगर नेक्स्ट अध्याय में भी बात करेंगे इसकी, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो आवेशित कण पर चुंबकीय बल भी आरोपित होगा। इसलिए कूलाम के नियम की ये आवश्यक शर्त है कि वो आवेश बिंदु आवेश हो और वो रुकी हुई अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में नहीं हो। और तीसरी आवश्यक शर्त है कि दो आवेशों के मध्य दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक कितनी भी हो सकती है, अनंत तक भी ज़्यादा हो सकती है दूरी, लेकिन 10⁻15 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो उसमें समस्या क्या आती है। अगर दूरी 10⁻15 से कम, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। ये नाभिक का आकार है, और नाभिक में जो बल होते हैं उनको बोलते हैं हम नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, अर्थात नाभिकों में आवेशों का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात आवेशों के कारण बल नहीं लगते। नाभिकीय बल की तुलना में कूलाम बल नगण्य हो जाता है, इसलिए ये प्रभावी नहीं रहेगा। ये मुख्य रूप से आवश्यक शर्त थी। तो हमें इन आवश्यक शर्तों का ध्यान होना चाहिए। जब तक ये आवश्यक शर्त हमें पता नहीं होगा तो कूलाम के नियम को हम लागू नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी शर्त लागू होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये बिंदु आवेश हमने पढ़ लिया, ये बात हमने वो उदाहरण लेके पढ़ लिया कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्यरत होता है, और उस बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। विद्युत बल और बल है माध्यम और निर्वात दोनों में ये कार्य करता है। अब हम कूलाम के नियम की परिभाषा की बात करेंगे। अब क्या किया हमने कि दो बिंदु आवेश ले लिए, एक ये Q1 आवेश है और एक ये आवेश हमने Q2 ले लिया। ये दोनों किसी भी प्रकृति के हो सकते हैं, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन आवश्यक शर्त है बिंदु आवेश हैं। इनके मध्य, दोनों के मध्य दूरी कितनी है, r। तो ये कहता है कि इस नियम ने, यानी कूलाम ने 1785 में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम के नियम को के बीच में कूलाम के नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार क्या था कि जो दो बिंदु आवेश लिए हमने, ये Q1 और Q2, इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो इसने आकर्षण और प्रतिकर्षण इसलिए कहा है कि हमें ये नहीं पता कि इन आवेशों की प्रकृति कैसी है। अगर दोनों समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण बल काम करेगा। तो दोनों के बीच में लगने वाला बल है, या जो बल काम करेगा वो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। वो किस पे निर्भर करेगा, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती रहेगा। जैसे इसका परिणाम कितना Q1, इसका कितना है Q2, तो बल कैसे हो जाएगा, F समानुपाती Q1 गुणा में Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, में दूरी कितनी इनके बीच में, r, इसके वर्ग के, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखने की बात है। अक्सर यहाँ गलती कर देते हैं कि 1/r लिख देते हैं, जबकि ये 1/r² होता है। इस बात को नोट करें। तो दो चीज़ों पे निर्भर करेगा ये। तो अगर हम दोनों को, ये मैंने यहाँ लिख दिया F समानुपाती Q1 गुणा Q2, और दूसरा लिख दिया F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है R1 व R2 का वर्ग। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, तो क्या बन जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटे हुए R का वर्ग, यानी Q1 Q2 बटे हुए R का वर्ग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये समानुपाती का नियतांक है। जब इसको हम हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आ जाता है। F बराबर है K Q1 Q2 बटे हुए R का वर्ग। ये जो K आया है,
इसको हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, यानी इसका मान कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, मान इसका परिवर्तित नहीं होता। और इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि जो ये बल है, बल क्या होता है, F सदिश राशि है, और सदिश राशि होगी तो उसकी दिशा आवश्यक रूप से होगी, और दिशा होगी तो कूलाम के बल की दिशा किस दिशा में होती है, यानी इसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए ये जो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है ना, इस रेखा के अनुदिश या तो इस दिशा में होगा या इस दिशा में होगा। इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस बल की दिशा होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे थे समानुपाती नियतांक के की। ये के समानुपाती नियतांक है और इस के का मान किस पे निर्भर करेगा, के का मान करेगा दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उस माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति। देखो, माध्यम की प्रकृति का मतलब क्या है, निर्वात हो सकता है, बीच में कोई विद्युत अवरुद्धि पदार्थ रखा हो, बीच में वायु भर दी, कांच भर दिया, कोई अब्रक भर दिया जाए, यानी कोई भी माध्यम भर दिया जाए। जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित करेंगे तो इसका मान परिवर्तित होगा। दूसरा है मापन की पद्धति। मापन की पद्धति का मतलब हमने 11वीं क्लास में मापन की पद्धतियाँ पढ़ी थी। कौन कौन सी थी, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। FPS पद्धति थी, फुट पाउंड सेकंड। दूसरी CGS सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर दूरी का मात्रक था, ग्राम किलोग्राम द्रव्यमान मापने का था, और S सेकंड समय का मात्रक था। और MKS पद्धति थी, M मीटर दूरी का मात्रक, K किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, S सेकंड, और लास्ट था SI मात्रक, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ये सब पे लागू होता है। तो ये मापन पे कैसे निर्भर करेगा, यदि हम SI पद्धति लेते हैं, कौन सी पद्धति लेते हैं, SI कह लो या MKS पद्धति, तो K का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 0 लगाया है, ये निर्वात में है, और इसका मान क्या नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं 0 एप्सिलॉन, 0 एप्सिलॉन। तो ये SI में इसका मान कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर CGS पद्धति हो तो K का मान 1 होता है। देखो बदल गया ना मान, SI में तो इसका मान ये है और CGS में मान 1 है, और SI के अंदर K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 9 गुणा में 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे हुए कूलाम का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू याद थी ना, हमने याद की थी 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, वैसे ही हमें K की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू अंडरस्टूड है, ये हमें याद रखनी है, 9 गुणा में 10⁻9, और इसका मात्रक है न्यूटन मीटर का वर्ग कूलाम का वर्ग। वैसे हम मात्रक ये निकाल भी सकते हैं, सूत्र से निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है इसका, अगर सूत्र आप देखोगे तो F बराबर है K Q1 Q2 बटे हुए R का स्क्वायर। देखो F का क्या होगा, न्यूटन, K का हमने निकालना है, आवेश का क्या है C कूलाम, इसका भी क्या है कूलाम, और इसका क्या है मीटर स्क्वायर। K को एक साइड रखो, इधर लेके जाओगे तो क्या जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर तो गुणा में, और C का वर्ग करोगे तो कूलाम का स्क्वायर, ये बटे में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इसको बोलते क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी जो ये एप्सिलॉन 0 है इसको क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। ये 0 लगने से हम निर्वात समझते हैं, और M आ जाए तो माध्यम की विद्युतशीलता। जैसे एप्सिलॉन M लिख दिया, इसका मतलब है मीडियम, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा, चलो K की वैल्यू तो हमने पढ़ ली 9 गुणा 10⁻9, सिर्फ एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान निकालना आ जाए तो इसकी वैल्यू 8.85 गुणा में 10⁻⁻12, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर
स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ आप ध्यान क्या रखेंगे, के का मात्रक तो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और जो हमारा एप्सिलॉन का मात्रक है वो इसका उल्टा होता है, सी स्क्वायर बटे एन मीटर स्क्वायर। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि एप्सिलॉन जीरो यानी माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता और के नियतांक है, ये दोनों के मात्रक परस्पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ मैंने आगे लिख दिया आपको निर्वात में बल का मान, F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और माध्यम में आ जाए तो F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन रहेगा, सिर्फ जीरो नहीं आएगा। जब निर्वात में तो एप्सिलॉन जीरो और इसमें एप्सिलॉन जीरो नहीं आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखेंगे, ये माध्यम में है, किसी भी माध्यम में बल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात चलती है कि एक कूलम की परिभाषा क्या होगी, यानी एक कूलम को परिभाषित कीजिए। एक कूलम को परिभाषित करने के लिए हमें सूत्र पे ध्यान देना होगा। सूत्र क्या है, F बराबर है K Q1 Q2 बटे हुए आर स्क्वायर। K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो भी लिख सकते हैं। यदि Q1 बराबर है Q2 बराबर है 1 कोमा और R बराबर है 1 मीटर और ये एक कूलम, यानी दोनों के दोनों आवेश एक इकाई हों, एक कूलम हो, और दोनों के मध्य दूरी भी कितनी हो जाए, 1 मीटर। तो यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो F का मान किसके बराबर बचेगा, F का मान बचेगा सिर्फ K के बराबर, और K का मान कितना था, 9 × 10 की घात -9, यानी इतने न्यूटन आ गया। यानी जो मैंने ऊपर लिखा है ये देखिए कि यदि आवेश एक कूलम हो, दूरी 1 मीटर हो, तो बल कितना काम करेगा, 9 × 10 की 9 मीटर। इसको परिभाषा में लिखते हैं। परिभाषा में कैसे लिखेंगे, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के आवेश, यानी दोनों आवेशों के मान बराबर हैं, आवेशों के मध्य बल कितना लगे, 9 × 10 की 9 न्यूटन बल लगे या बल कार्य करे, तो प्रत्येक आवेश का मान एक कूलम आवेश के बराबर होगा। देखो इसकी परिभाषा याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यानी निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 × 10 की घात 9 मीटर हो तो उन आवेशों का मान एक कूलम के बराबर होगा। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ये था हमारा कूलम का नियम। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की, और नया टॉपिक है प्रावैद्युतांक। नया टॉपिक कौन है, प्रावैद्युतांक। और बच्चों ध्यान देना, 2020 के पेपर में छोटा क्वेश्चन ये आया था कि प्रावैद्युतांक किसे कहते हैं। मैंने यहाँ इसकी 2 परिभाषाएं लिखी हैं, और दोनों परिभाषाएं इतनी आसान हैं कि इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहली है, किसी माध्यम की उपस्थिति में, यानी किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ी सी मुश्किल परिभाषा लगती है ये, लेकिन मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट में कुछ अच्छी बातें डाली हैं। इनको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये परिभाषा। पहली लाइन देखिए, निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल सर्वाधिक होता है, यानी दो आवेश हों और एक निश्चित दूरी पर रखे गए हों। उनको अगर निर्वात में रखोगे तो उस पर लगने वाले बल के मान को देख लीजिए, फिर उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी और माध्यम में रख दीजिए, तो आप पाएंगे कि उनके मध्य लगने वाला बल निर्वात में सबसे अधिक था। तीसरी बात और देखें, इसके जो 3 नंबर पे लिखी है कि विद्युतरोधी माध्यम की उपस्थिति में आवेश का मान कम हो जाता है, यानी निर्वात की तुलना में अगर हम किसी माध्यम की बात करते हैं और माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखते हैं तो
उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। यानी सर्वाधिक कहाँ हुआ? सबसे अधिक निर्वात में। निर्वात को छोड़कर कहीं भी रखोगे तो मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसकी दूसरी बात ये देखिए, चालक और सुचालक माध्यम की उपस्थिति में बल का मान कितना होता है? 0। ये 2-3 साल पहले ये शायद 16 या 2015 के अंदर पेपर में आया था कि दो आवेशों के मध्य एक चालक पट्टिका रख दी जाए तो उन आवेशों के मध्य कूलाम के बल का मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि चालक पट्टिका क्या होती है? सुचालक, और सुचालक माध्यम हो गया तो बल का मान कितना हो जाएगा? 0। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो हम यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या पता लगता है हमारे पास कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल और दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल ये बड़ा होगा हमेशा। और इसी परिभाषा को समझिए कि निर्वात की तुलना में माध्यम में जितना कम हो जाए बल का मान, वो मान उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहलाता है। मान लीजिए 3 गुना कम हुआ तो इसका मतलब प्रावैद्युतांक का मान कितना हो जाएगा? 3। ये कहते कि 2 गुना कम हुआ तो इसका मतलब प्रावैद्युतांक का मान कितना होगा? 2। इसके ऊपर मैंने आगे एक न्यूमेरिकल भी दिया है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, उसमें भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी दूसरी परिभाषा देखिए कि हम परिभाषा से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, परिभाषा समझ में आ जाएगी। निर्वात में बल का सूत्र लिखो, F0 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम हमने निर्वात में लिख दिया। निर्वात लिखेंगे तो 0 लगा देंगे, तो ये F के पैरों में 0 लगा दी और एप्सिलॉन के पैरों में भी 0 लगा दी। फिर हमने क्या किया, ये देखिए, यानी F के पैरों में 0 लगाई निर्वात, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे हुए R स्क्वायर। अब हम इसी को माध्यम में लेते हैं, FM बराबर है क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन के पैरों में M लिख दिया। वही आवेश है Q1 Q2 और दूरी भी वही है R का स्क्वायर। ये हमने दोनों समान आवेश हैं Q1 Q2, उनके बीच की दूरी भी बराबर है। एक की R1 है तो दूसरे की भी R1 है, एक की R है तो R ही हमने दूरी ले ली। अगर इन दोनों को भाग दे दें हम, ये भाग दे दिया, यानी F0 को FM से भाग दोगे तो आप क्या पाएंगे? Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो क्या बचेगा आपका? आप देखेंगे तो आपका बचेगा F0 बटे हुए FM बराबर है, ऊपर बच गया 1/एप्सिलॉन 0 बटे हुए 1/एप्सिलॉन M। अगर इसको आप पलट के रखेंगे तो क्या बनेगा? एप्सिलॉन M बटे हुए एप्सिलॉन 0। इस अनुपात को हम एप्सिलॉन R कहते हैं। ये प्रावैद्युतांक है। तो दो परिभाषा बन गई प्रावैद्युतांक की कि एप्सिलॉन R जो है, जो आपका एप्सिलॉन R है, वो दो रूप से प्रदर्शित हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा? F0 बटे हुए FM, और दूसरा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन M बटे हुए एप्सिलॉन 0। अगर आप बल के रूप में लिखना चाहें परिभाषा को, इसकी परिभाषा को बल के रूप में, तो क्या हो गया? निर्वात में बल बटे हुए माध्यम में बल, यानी दो आवेश जिनके मध्य निश्चित दूरी है उनके मध्य निर्वात में बल व माध्यम में बल, निर्वात में बल व माध्यम में बल के अनुपात को उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे माध्यम का प्रावैद्युतांक। और बच्चों, इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है
अगर एप्सिलॉन 0 आ जाए, एप्सिलॉन m आ जाए, ये दोनों के दोनों मात्रक होते हैं, इनके मात्रक भी होते हैं और विमा भी होती है इनकी, ये ध्यान रखेंगे। अगर एप्सिलॉन r आता है तो ये मात्रकहीन है, मात्रकहीन है। यानी एप्सिलॉन 0 माध्यम की विद्युतशीलता मात्रक होगा, एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता इसका भी मात्रक होगा, और एप्सिलॉन r का मतलब क्या हो गया, दो विद्युतशीलताओं का अनुपात। यानी एप्सिलॉन r होने का मतलब हो गया कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, इसका मात्रक और इसका मात्रक आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल। तो परिणामी रूप से ये एक सिर्फ अंक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, जबकि अकेले एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन 0 का इनके मात्रक होते हैं। और इनके मात्रक अगर आप देखेंगे तो क्या मात्रक होगा, कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये इनका मात्रक होगा। और एप्सिलॉन r का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये प्रावैद्युतांक था और उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाएं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ताकि जो हमारा ये टॉपिक पढ़ा है ये और भी अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि इसका प्रायोगिक रूप से महत्व क्या रहता है और इसको हम किस प्रकार से हल करें। तो हम इसके प्रथम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आप इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए कि वायु में, पहला शब्द इसमें कीवर्ड क्या है, वायु में, पहली चीज़ आपको पता लग गया, निर्वात या वायु में। दूसरी क्या कहता है, 30 सेंटीमीटर दूरी, यानी r का मान दे दिया 30 सेंटीमीटर। जैसे ही सेंटीमीटर दिया इसको मीटर में बदलें, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देंगे, क्या बन जाएगा 0.30 मीटर। उसके बाद रखे 2 आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः, यानी Q1 कितना हो गया, Q1 हो गया 2 गुणा में 10⁻⁻7 कूलाम, और Q2 का मान दूसरा आवेश कितना दे दिया, Q2 बराबर है 3 गुणा में 10⁻7 कूलाम। ये हमें दे रखे हैं और निर्वात में दे रखा है, यानी वायु में दे रखा है। तो क्या करना, हमने बल ज्ञात करना है। हम बल कैसे ज्ञात करेंगे, हमें सूत्र पता है, F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे हुए r स्क्वायर। मैंने 0 इसलिए लगाया क्योंकि वायु में या निर्वात में इसका मान। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हमें ध्यान है कितना था, 9 गुणा में 10⁻9, ये हमें आना चाहिए। Q1 और Q2 दे रखे हैं, Q1 कितना 2 गुणा 10⁻7, Q2 कितना दे रखा है 3 गुणा 10⁻7, देख सकते हो आप लोग, बटे हुए r कितना था 30 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में बदल दिया, मीटर में बदला तो क्या आया 0.30, और स्क्वायर होता है इस फॉर्मूले में, स्क्वायर होता तो 2 बार रखना, 0.30 गुणा में 0.30। इसको सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर क्या है 9, 2 और 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 18, 18 × 3 54, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 54 इंटू, आप देखेंगे 10⁻9 है, 10⁻9 प्लस का है, और -7 यानी -14, -14 माइनस के हैं, 9 प्लस के -14, तो 10 की घात में कितने आ जाएंगे, -5 आ जाएंगे। नीचे कितना है 0.30 और 0.30, इनके दशमलव हटा दो, ऊपर कितना आ जाएगा 100 गुणा में 100, बटे हुए नीचे कितना रह गया 30 गुणा में 30, ये रह जाए, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। तो अब क्या बच गया 3 × 9, 3 से इसको काटेंगे 18, और 3 से काटोगे 3 से 6 आ जाएगा। तो कितना बच गया, आपका आंसर हो गया 6 गुणा में, देखो ये 2 हैं प्लस के और 5 है माइनस के, -5 है, और ये 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 की 2,
तो 2 प्लस के हैं, 5 माइनस के, तो कितने बचेंगे? माइनस के 3। और मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। और लास्ट में क्या कह देंगे? अतः इनके मध्य लगने वाला बल 6 गुना में 10⁻³ न्यूटन होगा। ये हमने इसका हल करना है इस प्रकार। आप इसको आराम से कैलकुलेशन करें इसकी और अच्छे से इसको सोल्व करें। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं पहले कि ये 2 आवेशों के मध्य बल F है। यानी हमें नहीं पता आवेश कितने हैं, हम मान लेते हैं Q1 और Q2 2 आवेश हैं। एक ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच ये दूरी R है। तो इनके बीच में बल है कितना दे रखा है? K Q1 Q2 बटे हुए R²। ये सूत्र हो गया। F बल है इनके बीच में। अब ये क्या कहता है? उनके मध्य दूरी 3 गुना कर दी जाए। यानी जो ये दूरी थी R, इसको बढ़ा के कितना कर दिया? नई दूरी कितनी कर दी? R' बराबर है 3R, 3 गुना कर दी। अब इनके मध्य बल कितना होगा? तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। F का मान कितना हो गया? K Q1 Q2 बाई R²। अब नई शर्त लगा देंगे। नई शर्त क्या है? F' नया बल बराबर क्या हो जाएगा? K। आवेश बदले नहीं, बदला क्या है हमने? दूरी R' यानी 3 गुना बदल दी। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे हुए 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और R का R²। और ये किसके बराबर था इतना मान? ये देखो आप, ये F के बराबर था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? F' बराबर है 1/9। तो ऐसे का ऐसा, और ये किसके बराबर था? F। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो F' हमारा आंसर कितना हो गया? F बटे हुए 9। यानी प्रारंभ में बल कितना था? F। प्रारंभ में बल F था तो उसका कितना रह गया? F बटे 9। तो हम कह देंगे कि यदि आवेशों के मध्य दूरी 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उनके मध्य बल F/9 गुना हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इससे आपका प्रावैधुतांक वाला भाग भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या कहता है? इसको ढंग से पढ़ेंगे हम। ये कहता है निर्वात में रखे। कहाँ रखा हुआ है? निर्वात में। 2 आवेशों के मध्य बल कितना है? 18 न्यूटन। यानी एक ये आवेश था Q1, एक ये आवेश था Q2, इनके बीच दूरी थी R। कहाँ थे ये? निर्वात में। निर्वात में, ये निर्वात में। तो इनके बीच में बल F0 का मान कितना है? 18 न्यूटन। ये दे रखा है 18 न्यूटन। अब क्या कहता है कि ये जो आवेश है ना Q1 और Q2, दूरी इतनी ही है, इनके बीच में 1 mm मोटाई की, 1 mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ मीटर मोटाई की छड़ है ये। और इसका प्रावैधुतांक कितना है? 6। प्रावैधुतांक का मतलब हो गया εr का मान है ये। कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा? यानी पहले जो 2 आवेशों के बीच दूरी R थी, सिर्फ निर्वात था इनके बीच में, तो उस समय बल का मान कितना था? 18 न्यूटन। अब ये कांच की पट्टिका रखी जिसका प्रावैधुतांक इतना दे रखा है और मोटाई 1 mm, तो अब कितना बल लगेगा? तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि 2 आवेशों के मध्य रखे गए किसी प्रावैधुतांक पदार्थ की मोटाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी मोटाई का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये कांच की पट्टिका रखी है, इसकी जो ये मोटाई दे रखी है 1 mm, इसका यहाँ कोई यूज नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सिर्फ किसका महत्व रहेगा? एक तो F0 दे रखा अपने को, एक तो 18 न्यूटन, ये हमें पता लग गया। मोटाई का कोई महत्व नहीं है। एक εr दे रखा है, कितना है? 6। देख लीजिए इसके मात्रक नहीं लगा रखा है, इसका मतलब ये εr है। अगर मात्रक लगा होता कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये ε0 होता या εm होता। ये εr है। अब हम कैसे निकालेंगे बल? नया सूत्र हमारा है, हमने सूत्र पढ़ा, ऊपर भी आप देख लेना इस सूत्र को एक बार, थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं कि εr बराबर है F0 बटे हुए Fm। ये था। अब दे क्या रखा है? εr दे रखा है कितना? 6। F0 कितना दे रखा है? 18।
Fm निकालना है। तो हम इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं कि Fm बराबर है F0 बटे एप्सिलॉन R। मान रखें 18 बटे हुए 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो नया बल कितना हो गया 3 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें तो उसका फॉर्मूला या उसका सूत्र आवश्यक रूप से लिखें, क्योंकि सूत्र नहीं लिखोगे तो आपके नंबर फाइनल एग्जाम में काटे जाते हैं। क्योंकि सूत्र का भी नंबर होता है, आधा नंबर मिलता है इस फॉर्मूले का। हम बार बार जब कॉपियाँ चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बच्चे फॉर्मूला नहीं लिखते तो उनका हम आधा नंबर काट देते हैं, क्योंकि इस सूत्र के भी नंबर होते हैं। तो हमने ये देखा इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन था। 1 mm मोटाई और 6 प्रावैद्युतांक की कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो नया बल कितना आया 3 न्यूटन। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांच की पट्टिका की मोटाई का कोई महत्व नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कुछ दूरी पर स्थित आवेश, यानी एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। कुछ दूरी पर, हमें नहीं पता कितनी दूरी। इस आवेश का मान कितना दे रखा है +4 × 10⁻⁷, और ये कितना है -4 × 10⁻⁷। यानी दोनों के दोनों अगर ध्यान देखोगे, ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों मान बराबर हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना है 9 न्यूटन दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये कहता है कि इन आवेशों को परस्पर, इन आवेशों को पहले ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये कहता है इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर, यानी पहले हमने क्या किया, ये Q1 था और इसमें Q2 को जोड़ दिया, साथ में ले आए। इन दोनों को साथ में लाएंगे तो आप देखिए आवेश का योज्यता का गुणधर्म, योज्यता का गुणधर्म क्या कहता है कि किसी निकाय पर उपस्थित आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात जब उनका हम योग करते हैं तो उन आवेशों के चिन्ह आवश्यक रूप से लिए जाएंगे। जैसे अब हम इन आवेशों को जोड़ते हैं, ये क्या हो गया +4 × 10⁻⁷, प्लस दूसरा कितना है -4 × 10⁻⁷। तो आंसर कितना हो गया 0। तो यानी जब ये दो आवेश अलग अलग थे तो इनके बीच में बल कितना था 9 न्यूटन। जब इन दोनों को स्पर्श कराया, पहले स्पर्श कराया, स्पर्श कराते ही इस निकाय पर आवेश कितना हो गया 0। फिर अब क्या किया, इन दोनों को अलग अलग किया, ये Q1 यहाँ रख दिया, ये Q2 रख दिया, तो इन पे आवेश कितना हो गया, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0, दूरी उतनी ही है। ये कहता है उनके मध्य कार्यरत बल कितना होगा। अब यहाँ बल का सूत्र क्या था, F बराबर है Q1 Q2 बटे हुए R का स्क्वायर। Q1 का मान कितना है 0, Q2 का मान भी कितना है 0, तो F का मान क्या हो गया, F बराबर है 0। यानी दोनों आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं जब इनको स्पर्श कराया जाता है। और जब स्पर्श कराया तो दोनों के ऊपर आवेश क्या हो गया 0। अलग अलग किया, उतनी दूरी पे रखे तो भी आवेश इनके ऊपर 0 था। तो बल का सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और Q1 और Q2 का मान 0 है तो F का मान भी क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये कहता है समान आवेश वाले दो धनायन, देखिए यहीं छिपा हुआ सारा चीज़, धनायन है तो इसका मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। परस्पर इतने बल से इनके मध्य बल दे रखा है, F का मान कितना दे दिया 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, ये बल दे दिया। और दूरी कितनी आवेशों के मध्य, R का मान कितना है 5 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5 × 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ये कहता है प्रत्येक आयन की सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल के दिखानी है। क्या दे रखा अपने को, F दे रखा, R दे रखा है और दोनों आवेश बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले
आवेश का मान निकाल लेंगे। सूत्र देखिए, F बराबर है, कूलाम का नियम है K क्यू बटे हुए आर स्क्वायर। देखिए दोनों आवेश बराबर हैं, इसलिए मैंने क्या किया, Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q ले लिया और दोनों को क्या रख दिया, Q1 और Q2 को Q रख दिया। अब क्या करना है, ये हमने निकालने हैं, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो कैसे बन जाएगा ये सूत्र, Q का वर्ग बराबर है F R का वर्ग बटे हुए K, और दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करोगे वर्गमूल से ये कट जाएगा, Q बराबर है वर्गमूल क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर बटे हुए K। अब मान रख दो, देखो F का मान दे रखा है ये रहा, R का मान ये दे रखा है, और K का मान आप सब जानते हैं कितना होता है, 9 गुणा 10 की 9। तो रखता हूँ मैं मान, Q का मान बराबर है, Q बराबर है वर्गमूल, F का मान है 3.7 गुणा 10 की -9, R का मान 5 एंगस्ट्रॉम है, 2 बार आएगा, 5 गुणा 10 की -10, एक बार और गुणा में करो, 5 गुणा में 10 की -10, 2 बार आएगा, R का वर्ग है, बटे हुए K का मान कितना है, 9 गुणा में 10 की घात 9। अब देखिए 5 गुणा 10 की -10, 5 गुणा 10 की -10 2 बार आया है, तो वर्गमूल हो तो 2 बार जो संख्या आती है वो बाहर आ जाती है एक बार, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर है 5 गुणा 10 की -10, तो आ गया बाहर, वर्गमूल के अंदर क्या रह जाएगा, अब ऊपर हो गया 3.7 गुणा में 10 की -9, और नीचे क्या है, 9 गुणा में 10 की घात 9। ये देखो नीचे प्लस की घात है 9, इसको ऊपर उठा के लेके जाओगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की 9, और ऊपर -9 पहले ही है, कितना हो गया, -18, और यानी -9 और -9 2 बार आ गया, बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, बाहर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 गुणा में 10 की -10 तो पहले है, 10 की -9 और बाहर आ गया, और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर तो 3.7 बटे हुए 9, इसको पहले भाग दे लें, भाग दे के फिर वर्गमूल निकालें, तो क्या बनेगा आपका आंसर, 5 गुणा में, देखिए ये -10 है, ये -9, कितनी होगी, 10 की -19, और जब इसको भाग देंगे 37 को 9 से भाग दो, 9 चौका 36, 4, फिर 1 पे चलेगी, क्योंकि 1 बचेगा तो ऊपर से 0 उतारोगे तो 10 बटे 9, फिर कितना आ जाएगा, 10 को 9 से भाग दोगे 1 बचेगा, यानी 0.411, वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 0.411, ये संख्या बचेगी। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 गुणा में 10 की -19, तो ऐसे का ऐसा गुणा में, इसका वर्गमूल होता है 0.64। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20, 5 छिका 30 और 2 32, 3.2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका लास्ट आंसर हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की -19 कूलाम। जैसे ही आवेश निकल गया, हमें निकालना क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब किसी वस्तु पर आवेश का हमें पता लग जाए तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का हमने पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा था क्वांटीकरण का नियम, और क्वांटीकरण का नियम क्या था, Q बराबर है NE, Q दे रखा है ये रहा 3.2 गुणा 10 की -19, E इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की -19, क्या निकालना है, N, तो कैसे निकालोगे N बराबर है Q बटे E, Q कितना हो गया, 3.2 गुणा 10 की -19 बटे हुए E का मान हो गया 1.6 गुणा 10 की -19, इससे तो ये कट गया, 1.6 से ये काटोगे तो N का मान कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि समान आवेश के धन आयनों में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, तो N का मान कितना आया, 2, तो हम क्या कह देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकलों को कर सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, कूलाम का नियम, परावैद्युतांक और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल, ये आपको परीक्षा में बहुत काम आएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को या इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जितने भी बच्चे हैं जो 12th क्लास के हैं उन सब बच्चों की तक इसकी पहुंच निश्चित करें, सबके पास इसको भेजें ताकि सभी अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें और सबके इसमें फ़ायदा मिले। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन लेक्चर के वीडियो, जो ये टॉपिक वाइज वीडियो हैं, इनको पढ़ने के बाद आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और इसका आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।